जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन के हजरात, आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? फिजिकल वाले हजरात, आवाज, कैमरा, स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। हम लोगों ने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि इस रफ्तार से चले तो 18 चैप्टर्स कैसे खत्म होंगे, है ना? कैसे खत्म होंगे? मेरे हाथ में इस वक्त 2 वर्के हैं। एक सफे पे तो पास पेपर्स हैं आगे पीछे, इस वर्के पे 2 चैप्टर, तो 2 चैप्टर्स, क्योंकि थोड़ी सी स्पेसेस भी दी थी ना, वरना 2.25 आ जाते। तो इसका मतलब है कि इस बात पे कभी नहीं घबराना। असल में कुछ चैप्टर्स का मिजाज और है, कुछ का और है, कुछ काफी छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ दरमियाने हैं। अभी हमने जो किया वो बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें गहराई बड़ी ज्यादा थी, और आप बिल्कुल स्टार्ट में है तो इस टाइम पे सारी चीजों को अच्छी तरह से समझना बड़ा जरूरी है कि क्या है और किस तरह से। हमने आखिरी दिन 4 एक्सेप्शंस पढ़ी थी। गिफ्ट दे दिया तो दे दिया, अब वापस नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि कंसिडरेशन थी वन साइडेड। फिर हम लोगों ने बात की कि अगर एक पास्ट सर्विस आपको मिली थी वॉलंटरी, पास्ट में किसी ने अच्छा काम किया था, और आज आप उस बंदे को बुला के वादा कर लेते हैं जो आप पे ड्यू नहीं था, लेकिन अब आप अगर वादा कर लेंगे मैं तुम्हारे पास्ट काम का तुम्हें कंपनसेट करूंगा, अब वो आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा, भले दूसरे बंदे की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं। फिर हमने कहा था कि अगर टाइम बैंड या टाइम बार्ड डेट हो, जो कि खत्म हो गया, मतलब आपने वो टाइम ही गुजार दिया जिसमें आपने वो राइट एक्सरसाइज करना था, गुजर गया टाइम, अब बाद में अगर आप उसको क्लेम करते हैं तो वो बेकार है। हाँ, अगर जिसने पैसे देने थे वो मान जाए, राइटिंग में दोबारा से आपको साइन करके लिख के दे दे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं गई, जिस बंदे ने साइन किया बस उसकी तरफ से कंसिडरेशन आपको आ रही है। फिर हमने प्यार मोहब्बत वाली बातें की थी, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा बहक गए थे। आपको बार बार वर्ड नेचुरल के मतलब बताने की कोशिश की, लेकिन आपके जहन में जो है वो जो दूसरा, हाँ, मिजाजी जो वो है प्यार है, वो आना शुरू हो गया था। तो हमने ये कहा कि अगर हकीकी प्यार मोहब्बत है और उसमें किया गया एक वादा है, और वो वादा लिखा भी गया और कानून में रजिस्टर भी हुआ, तब एक बंदे की तरफ से कंसिडरेशन है और दूसरे की तरफ से नहीं है, इवन देन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ये चारों तरह के कॉन्ट्रैक्ट, चारों तरह की चीजें आप लोग पढ़ के आए। सर जी वॉइस में इश्यूज आ रहे हैं, नहीं है आपके पास? नहीं आ रहा? अच्छा, जिन एक भाई का इशू था वो लेफ्ट कर गए, वो रिकनेक्ट करके आ रहे होंगे। वॉइस ओके है सर, वॉइस ओके, ठीक 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 ठीक, हो गया हो गया। आवाम ने फौरन से कहा नहीं नहीं सर, बंद नहीं करना। तो ये 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ आए। तो कंसिडरेशन को हमने 200 में डिवाइड किया था, पहले जनरल रूल पढ़ लिए थे, फिर इसकी 4 एक्सेप्शंस पढ़ ली थी। आईकेप को ये एक्सेप्शंस बहुत पसंद है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की थी। यहां तक मुझे बताइए, वो जो चारों एक्सेप्शन है, अंग्रेजी पढ़ने के बाद उनकी कोई परेशानी? जी, ए बी को गिफ्ट देते हैं, बी रख लेते हैं, हो जाए कोई बात नहीं, अब तो कहानी खत्म हो गई। तो इसको ये कॉमिक्स वाली में आएगा, ये पास सर्विस, पास सर्विस की बात हो रही है। गिफ्ट कमोडिटी है, एक चीज है, एक जिन्स है, तो इस वक्त हम सर्विस की बात कर रहे हैं। वहां जो प्रॉमिस टू कंपनसेट है ना, वो ये है कि पास्ट में किसी ने अच्छा किया और आप आज उसे कंपनसेट करने का वादा कर देते हैं, तो यानी कि उसने पास्ट में कोई सर्विस दी आपको और आज आप पैसों से उसको कंपनसेट करना चाह रहे हैं, ये वाला वादा जो है वो चल जाता है। लेकिन अगर एक गिफ्ट दिया और खत्म हो गई कहानी, तो कहानी वाकई खत्म हो गई। अब भूल जाए कि कोई गिफ्ट था या नहीं था, उस गिफ्ट का तस्करा नहीं होगा। जो कंप्लीटेड गिफ्ट है, खत्म। प्रॉमिस वाला दूसरा पॉइंट, इसके लिए मुझे हैंडआउट चाहिए होगा, दिखाइए जरा हैंडआउट। हैंडआउट में प्रॉमिस के अंदर दूसरा पॉइंट, द पर्सन हु इज टू बी कंपनसेटेड, वो बंदा जिसको पैसे देने हैं, हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरी,
उसने ऑलरेडी कुछ नेक नियति से किया था, यानी उस नियत से किया था कि उसको कंसिडरेशन नहीं चाहिए थी। एक और चीज भी ऐसी होती है जिसमें एक बंदा अपनी कोई ड्यूटी अदा करता है, तो याद है हमने कहा था कि अगर एक बंदे ने अपनी ड्यूटी अदा की तो उसकी कंसिडरेशन नहीं बनती, या एक बंदे ने कराना के तौर पे आपको दोस्ती यारी में कोई बेनिफिट दिया, उसकी भी कंसिडरेशन नहीं बनती। तो उसने वॉलंटरी किया या कुछ ऐसा किया जो उसकी ऑलरेडी ड्यूटी थी। मतलब वही बात है कि आपको 17 साल बाद याद आया कि यार वो फलाना फायर ब्रिगेड ने एक दफा मेरा घर जलने से बचाया था, और आप उसके पास जाके कहे यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कहा सर हमारी ड्यूटी थी। उसने कहा नहीं, मेरे पे तुम्हारा एहसान है, मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि मैं उसके बस तुम्हें पैसे दूं। तो ऑल्दो वो ड्यूटी थी उसकी, कंसिडरेशन नहीं थी, लेकिन अब आपने उसकी पास्ट सर्विस का जिक्र करके उससे वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब अगर उस फायर ब्रिगेड के बंदे को पैसे ना मिले तो वो अदालत जाके कह सकता है कि देखिए जी मैंने तो ड्यूटी निभाई थी, ये बंदा आके खुद मेरे जज्बात छिड़ गया, मैं तो सुकून से बैठा हुआ था कि भाई मैंने तो गवर्नमेंट की ड्यूटी निभाई है, इसने खुद आके कहा नहीं यार तेरे पैसे बंद हैं, और उसके बाद बंदा गायब हो गया। तो पॉइंट ये है कि अगर पास्ट एक ऐसी सर्विस हो जिसका नहीं बनता था कुछ, और एक बंदा वादा कर जाए तो बनता है। इसमें कानून ने जब हमने राइटिंग का नहीं कहा तो अब हम नहीं कह सकते। हो सकता है मेरा दिल मानता हो राइटिंग होनी चाहिए, मेरे जज्बात चीख चीख के कह रहे हैं कि राइटिंग होनी चाहिए, मैं पढ़ाते हुए मेरे अल्फाज कपकपा गए जब इसमें राइटिंग का जिक्र नहीं था, लेकिन चूंकि इसमें जिक्र नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कानून थोड़ा सा अंधा है, उसको जो ठीक लगा उसने लिख दिया। तो कानून हमारे जज्बात को नहीं देखता, वो पब्लिक एट लार्ज को देखता है। जी सर अगर कोई माइनर करेगा, अगर कोई माइनर करे, माइनर के साथ तो मामला हो ही नहीं सकता। माइनर जब जहन में है सोच लीजिएगा खतरनाक मामला है, कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, और हो भी गया तो उसको फायदे सारे होंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। जी आईकेप के क्वेश्चन आपने गलत दिन इसका जिक्र छेड़ दिया। आज एन फ्राइडे है, आपको पता है कल हमारा वर्किंग डे है, मतलब इस दफा हम सैटरडे ऑन कर रहे हैं क्योंकि हमारा बीच में एक वर्किंग डे खाया गया है, तो हमारा टेस्ट मंडे पे जा रहा होगा, तो कल जैसे ही डे स्टार्ट हो आपने कहना सर वो आईकेप के पास पेपर, आज हमें थोड़ा सा तो पढ़ना है ना, हमारे पास 20-25 मिनट है, चैप्टर तो खत्म हो सकता है ना आराम से। जी 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 बिल्कुल। असल में जो आज वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें पुराने अच्छे काम पे मैं तुम्हें सिला दूंगा, तो सिला वही दे रहा है ना जिसके घर को आग लगी थी। ठीक है, अब इस केस में कि असल में होता ही है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दो बंदे होते हैं, दो प्रॉमिस होते हैं। उसने घर की आग बुझाई, आपने पैसे देने का वादा किया, उसने जो आग बुझाई वो उसकी ड्यूटी थी, जो उसका प्रॉमिस था मैं आग बुझाऊंगा बगैर पैसे लिए, उसने बुझा दी। आपका आपने उसे कुछ नहीं कंपनसेट करना था, सुकून से मामला खत्म हो गया। कुछ अरसे बाद आपने कहा मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, तो अब आपने प्रॉमिस किया कंपनसेट करने का, उसने प्रॉमिस किया था घर की आग बुझाने का, वो तो अपना काम कर चुका और उसने पैसे भी नहीं मांगे थे और बनते भी नहीं थे उसके। आपने जाके कंधा हिला के उसको कहा कि तुम्हारे बनते हैं पैसे, मैं दूंगा तुम्हें। अब अगर आपने उसको जगा दिया और उसको ये एहसास दिला दिया तुम्हारे पैसे बनते हैं, और फिर पैसे ना दिए तो वो अदालत जा सकता है। तो आसान अल्फाज में अगर एक बंदे के पैसे नहीं बनते थे, उसने आपके साथ कुछ अच्छा किया और अच्छाई में किया या अपनी किसी ड्यूटी की वजह से किया, और पैसे नहीं बनते थे और पास्ट में कुछ अच्छा किया था, आप आज अगर उसे जाके ये कहते हो कि नहीं यार मैंने तो तुम्हें बहरहाल पैसे देने हैं, मैं चाहता हूं, अब ये वादा आप पे वाजिब हो जाएगा, अब आप इसे मुकर नहीं सकते। एक बंदा अगर अपनी ड्यूटी, ठीक है जी, एक बंदा अगर अपनी ड्यूटी भूल जाता है और दूसरा उसे याद कराए, मतलब इस वक्त ड्यूटी से क्या मुराद है? ठीक है ठीक है जी, देखिए अगर एक बंदे की ड्यूटी में जो आता है वो उसने किया तो वो पैसे लेने का पाबंद नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ आउट ऑफ द वे ऐसी सर्विस दे जो उसकी ड्यूटी में नहीं आता, ठीक है। देखिए बात यह है कि फायर ब्रिगेड की एक्चुअल ड्यूटी आग बुझाना, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी नहीं।
उनका मकसद आग बुझाना है। हाँ, आग बुझाते हुए बहैसियत एक इंसान अगर उन्हें नजर आता है कि एक बंदे का कीमती सामान पड़ा हुआ है और वो अच्छाई में उसे उठा ले, तो दैट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मेरी एग्जांपल में अगर वो आग बुझाते बुझाते आईफोन भी पड़ा हुआ देखते और लाके दे देता तो शायद अगला बंदा पैसे ना देता, लेकिन जब अगले बंदे ने वापस आने के बाद कहा मेरा फोन जाके बचा के लेके आओ और ये इसकी नॉर्मल ड्यूटी से हट के बात थी, तो फिर वो पैसे के लिए पाबंद था। तो नॉर्मल ड्यूटी समझना बड़ा जरूरी है कि उसकी नॉर्मल ड्यूटी एग्जैक्टली क्या थी। मतलब ये ऐसे ही है जैसे मेरी ड्यूटी है क्लास पढ़ाना, आखिरी दिन में क्लासेस का, अगले दिन से छुट्टियां शुरू हो रही हो, आप लोग तेजी से भागते हुए जा रहे हो, छुट्टियां जबरदस्त बेहतरीन, मैं कमरे से निकलते हुए सोचूं एसी चल रहे हैं और हो सकता है मैं नीचे जाऊं तो नीचे वाले लोगों को पता भी ना हो कि ऊपर एसी चल रहे हैं और कोई पता नहीं महीने तक एसी चलते रहे, और मैं नीचे से जाके सर्किट ब्रेकर ऑफ कर दूं कि एसी बंद हो जाए। मेरी ड्यूटी तो नहीं थी, लेकिन बहैसियत इंसान को चीजें हम अच्छाई में कर देते हैं। तो ये जो अच्छाई में किया गया एक्ट होता है ना, इसको वॉलंटरी वन कहते हैं। इस चीज पे मेरी को कंपनसेशन नहीं बनती। मैं कहूँ मैं दो काम करता हूँ, मैं मतलब पढ़ाता भी हूँ और मैं बत्तियां भी बुझाता हूँ, तो मतलब मुझे जो है वो अब डबल पैसे मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर तो वो ड्यूटी से हट के उसने किया जो कि उसने लाजमी ड्यूटी से हट के किया है, तो वो पैसे मांग सकता है जी। 4 तरह की हमने एक्सेप्शन देखी, 2 चैप्टर्स हमारे इख्तिताम हुए, दोनों में हमने एसेंशियल्स का जिक्र किया। ऑफर को समझ लिया, एक्सेप्टेंस को समझ लिया, कंसिडरेशन को समझ लिया, ऑब्जेक्ट को समझ लिया, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज को समझ लिया। अब 2 ही हमारे एसेंशियल ऐसे हैं जो डिस्कस होने वाले हैं, जिसपे थोड़ा सा डिटेल चैप्टर है, जो कि फ्री कॉन्सेंट और वॉइड एग्रीमेंट कब होते हैं और कब नहीं होते। अगेन वो हम चैप्टर शुरू करते तो खत्म भी ना होता इस वीकेंड पे, तो मैंने सोचा कि वो छोटे छोटे से क्यूट से प्यारे से चैप्टर शुरू करते हैं, आज शुरू करें कल खत्म कर लेंगे, ताकि वो जो घबरा के बैठ गए हैं कि ओहो हम तो बड़ा कम पढ़ रहे हैं। असल में हमने चैप्टर बेस वाले उठाए थे जिसपे हमने टाइम जरा ज्यादा लगा, तो आपको आज हैंडआउट भी मिल जाएंगे उन दोनों चैप्टर्स के और हम उसको पढ़ना शुरू करने लगे हैं, तो तैयार है। चैप्टर बहुत ही मजाकिया और इंतहाई लॉजिकल है। लॉजिकल, मैं अटका हुआ क्यों हूं इसमें? इधर भी ऐसा है नहीं, यहाँ सही नजर आ रहा है, इधर मैं फ्रीज हुआ हुआ जी। कैमरा आवाज दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? नहीं, यहाँ पे भी कैमरे का इशू है। अब ठीक हो गया? आपके पास ठीक है, मेरे पास भी ठीक है। अब ओके, अब ओके। मैं देखा यहाँ में अलग ही बिल्कुल हैंग हुआ था। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत पुरानी बात याद कराऊं, ऑफर कैन बी डिपेंडेंट ऑन सम कंडीशन। अगर कल मार्केट खुली तो मैं तुम्हें ये चीज सप्लाई करूंगा, याद है? चैप्टर खत्म, यही था चैप्टर। ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर ही है, ये मजाक किया है इन्होंने। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी ऑफर मशरूत है। कंटिंजेंट का मतलब है डिपेंडेंट है, मशरूत है, कनेक्टेड है, कोलैटरल है। कोलैटरल का मतलब उसके साथ ताल्लुक है उसका। तो कंटिंजेंट, कनेक्टेड, कोलैटरल, डिपेंडेंट, इन सब अल्फाज का एक ही मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी चीज के साथ मशरूत हुआ हुआ है, किसी चीज से कनेक्ट हुआ हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा कहे कि अगर मेरा बहरी जहाज आ गया 25 तारीख तक तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल सप्लाई करूंगा। वो ये भी तो कह सकता है कि अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया 25 तारीख तक तो मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई करूंगा। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डूइंग समथिंग या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग डिपेंडेंट है किसी इवेंट के ऊपर। बात समझ रहे हैं? एक दफा जरा इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं। कॉन्ट्रैक्ट की एक किस्म है, यानी कि जब एक ऑफर में शर्त होती है तो इसको हम एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। याद है हम हमेशा कहते थे डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग।
मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा। इफ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट, कोई वाकया collateral to such contract, collateral connected to such contract does or does not happen, I will do this if something does happen. I will do this if something does not happen. I will not do this if something does happen. I will not do this if something does not happen. शायरी है ना। अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें एक बंदे का काम का करना या ना करना किसी इवेंट के होने या ना होने से मशरूत हो, उन्होंने कोशिश की कि एक जुमले में सारी ही चीजें कवर कर दें। ले जी, अब आपने एक एक करके जुमला सुनते जाना है। पहला वाला डू और डज। ये डू का मतलब है मैं ये एक्ट करूंगा, और ये डज या डज नॉट का मतलब है कि इवेंट हो या ना हो। मैं आपको इंपोर्टेड माल सप्लाई करूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ जाता है। आई विल डू दिस इफ दैट इवेंट डज हैपन। मैं ऐसा करूंगा अगर वो इवेंट हुआ। अच्छा, मैं आपको लोकल माल दे दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया। आई विल डू दिस अगर वो इवेंट ना हुआ। इस तरह की शक्ल भी हो सकती है। नॉट डू का किस तरह से मामला आएगा? मैं आपको लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया। मैं लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया। चौथा केस क्या बनेगा? अगर बहरी जहाज नहीं आया तो मैं इंपोर्टेड माल आपको नहीं दूंगा। मैं आपको इंपोर्टेड माल नहीं दूंगा अगर बहरी जहाज। इसका मतलब है जब भी कोई भी चीज किसी इवेंट से मशरूत हो, इवेंट से कनेक्टेड हो, तो उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट। ये जो इवेंट है ना, ये अनसर्टेन होना चाहिए। पता नहीं बहरी जहाज आता है या नहीं आता, रास्ते में भी डूब सकता है। तो अगर मुझे नहीं पता कि मेरा बहरी जहाज आएगा या नहीं आएगा, तो मैं एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता। याद है, कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ा वाज़िह होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन रख दूंगा। याद हमने कहा था एक तो कंडीशन होती है कि एक्सेप्ट करने वाले तुमने इन शर्तों पे एक्सेप्ट करना है, वो तो उसके लिए शराइत थी। याद है, एक शर्तें वो थी कि हम रख देते थे ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो मुझे एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब शर्त पूरी होगी। और जब शर्त पूरी नहीं होगी तो वैलिड नहीं होगा। तो क्या कहलाएगा? वॉइड। सोचिए बताएं कौन सा वाला वॉइड होगा? वॉइड ab initio, क्योंकि अभी ऑफर तो चली ही नहीं। ऑफर में तो शर्त थी, शर्त पूरी होगी तो कहानी एक्सेप्टेंस तक जाएगी। अगर शर्त ही नहीं पूरी हुई तो अगला बंदा तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, या अगर वो एक्सेप्ट करके भी बैठा हुआ है तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट हुआ है उस इवेंट पे जो कि नंबर 1 अनसर्टेन है, नंबर 2 कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से उसका लिंक है। अगर मैं कह दूं कि मैं आपको इंपोर्टेड माल दूंगा अगर बाबर आजम सेंचुरी करता है, तो ये शर्त है। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये शर्त है। मैंने एक अनकनेक्टेड इवेंट पकड़ा, मैंने कहा अगर उसने सेंचुरी कर ली मैं आपको इनाम दूंगा, ये तो शर्त बन गई। हाँ, अगर मैं बाबर आजम को कहूं कि तुमने सेंचुरी की तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फर्क क्या है? कनेक्शन होना चाहिए उस इवेंट का, उस पार्टी, उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं दूसरे बंदे को कहूं कि मुझे लग रहा है कि कल बारिश होगी और अगर कल बारिश हुई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ये शर्त हो गई। लेकिन अगर मैं एक दूसरे बंदे से कहता हूं देखो अगर कल बारिश हुई ना तो मैं परसों माल सप्लाई करूंगा, कंटिंजेंट हो गया। अब क्या फर्क आया इसमें? कनेक्शन। अब बारिश का माल की सप्लाई से कनेक्शन हो गया। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और शर्त को डिफरेंशिएट रखना है। शर्त का मतलब क्या है? दो बंदों ने आपस में मिलकर कोई बातचीत की, हो सकता है दोनों ने कोई पैसे लगाए हो सकता है किसी एक ने पैसे लगाए हो। उन्होंने भी एक इवेंट सोचा होगा, अगर ये इवेंट हो गया तो पैसे दूंगा।
लेकिन उस इवेंट का उन पार्टीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन पार्टीज को सिर्फ उस इवेंट से लगाओ इतना सा है कि इसमें जीत या हार से पता लग जाएगा। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral यानी कि connected to such contract does or does not happen। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये डिपेंड हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे करता है फ्यूचर इवेंट के। इवेंट अनसर्टन होना चाहिए और इवेंट कनेक्टेड होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के। अगर ये शर्तें पाई जाएं तो ए और बी के दरमियान जो मुआहदा तय पा रहा है वो कहलाएगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक क्यूट सा प्यारा सा चैप्टर हमारी किताब का जिसने हमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की भी डेफिनेशन समझाई। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या फर्क होगा? वेजरिंग शर्त, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या फर्क होगा? सबसे पहला तो किताब ने बहुत ही मजाक किया, उन्होंने कहा ये वैलिड है वो वॉइड है, वो इलीगल है ये ओके है। ये फर्क तो कोई ना हुआ, ये तो उन्होंने बस बताया ना कि ये सही वाला होता है और वो गलत वाला होता है। वेजर क्या है? वेजरिंग शर्त। शर्त में क्या होता है? दो बंदे बैठ के किसी इवेंट पे, अगर कल फलाना ने सेंचुरी कर ली, परसों बारिश हो गई, फलाना चीज ऐसे हो गई, फलाना बंदे के 3 पेपर पहले टाइम में अगर निकल गए, तो मुख्तलिफ इवेंट्स पे शर्त लगाते हैं। या तो दोनों की तरफ से पैसे लगे होते हैं या किसी एक की तरफ से पैसे लगे। तो शर्त भी डिपेंडेंट है और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंडेंट है, लेकिन शर्त में उस इवेंट का उन पार्टी से ताल्लुक नहीं होता और कंटिंजेंट में ताल्लुक होता है। जी शर्त में नॉर्मली पैसे लगे होते हैं। कई दफा कुछ लोग गुड्स भी लगा देते हैं कि ठीक है जी मेरा प्लाजा तुम्हारा हो जाएगा अगर ये वाली चीज इस तरह से हो गई। कहने का मतलब है कि इसमें जरूरी नहीं कि दोनों पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन हो सकता है, सिर्फ एक जोश में आगे दूसरे से कहे देखना मैं कह रहा हूँ ना हुआ मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, दूसरा खामोश है, उसने कुछ भी बदले में नहीं कहा कि अच्छा वो हो गया तो मैं ऐसे करूंगा नहीं करूंगा। तो ये वन साइडेड भी हो सकती है और टू साइडेड भी। अब एक काम करते हैं, ये वॉइड है ये वैलिड है। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज हैव रियल इंटरेस्ट इन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। इवेंट के होने या ना होने में पार्टीज का इंटरेस्ट, जबकि पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। ऐसे ही है, उनका वाहिद इंटरेस्ट ये है कि पैसे लगे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द विनिंग और लूजिंग द अमाउंट। उस इवेंट के होने ना होने में उनका सिर्फ वाहिद इंटरेस्ट ये है कि हाँ भाई अगर हो गया तो मुझे पैसे पड़ जाएंगे, लेकिन उस इवेंट के होने का उनकी जिंदगी या उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, आसान बात है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। ए ने बी से कहा हाँ भाई मैं तुम्हें 1 kg 2 kg ऑरेंजेस दूंगा, बी ने कहा हाँ जी मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा। एक ने प्रॉमिस किया ऑरेंजेस देने का और दूसरे ने प्रॉमिस किया, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, प्रॉमिस के मुकाबले में प्रॉमिस। जबकि शर्त में हो भी सकता नहीं भी, एक ने कहा अगर ऐसा हो गया तो मैं 10,000 दूंगा, दूसरे ने कहा ना हुआ तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, ये रेसिप्रोकल है। और यूं भी हो सकता है कि एक बंदा जोश में क्या ऐसा हो गया मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा और दूसरे ने कुछ भी ना बोलो। इसका मतलब है इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। शर्त एक साइड की भी हो सकती है, दोनों साइड की भी हो सकती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या पढ़ के बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से कंसिडरेशन होनी चाहिए। बात कुछ कुछ समझ आई? जी जी मैं किसी से वादा करता हूं अगर ये हो गया तो ऐसे होगा, ऐसे ही। और मैं पीछे से किसी तरह उसको चेंज करना चाहूं। अगेन यहाँ पे हम हमेशा जो बात कर रहे हैं जिस इवेंट की, वो इवेंट अनसर्टेन है, फ्यूचर है और अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब है जो सर्टेन नहीं है, जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। मतलब बहरी जहाज ने 3 दिन बाद आना है और हो सकता है वो तबाह हो जाए, हो सकता है वो आ ही ना सके, हो सकता है 3 दिन नहीं 5 दिन बाद आ जाए। ये नहीं, वो एक ऐसा इवेंट है जो आपकी उसमें नहीं है, कंट्रोल में, और जबरदस्ती से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आपने बेईमानी की। वो हम देखेंगे कि अगर फ्रॉड किया है तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होता है। मामला कुछ कुछ समझ आया? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हैंडआउट भी पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएंगे, तो हैंडआउट्स पहुंचा देते हैं, कितना हम हैंडआउट्स पहुंचाने की कोशिश कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्हें पता था कि ये बच्चे बड़े शरारती हैं,
ये फिर भी टीचर की जान नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे सर ये जो आप बात कर रही हैं तो शर्तों में होता है, तो शर्तें तो मना है, तो ये क्यों नहीं मना? तो फिर टीचर ने जब समझाएगा तो उसके सामने एक प्यारा सा टेबल हो जो कि किताब ने दिया वो। जी, कोलेक्चुअल अनसर्टेन इवेंट सिर्फ कनेक्टेड इवेंट है बस। मतलब शायद एक बंदे ने दूसरे के साथ कहा है कि मैं तुम्हें 10 चीजें सप्लाई करूंगा, फलाना फलाना फलाना, और ये वाला माल तब सप्लाई करूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया। यानी शर्तों में से कोई एक शर्त, कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर कंटिंजेंट हो तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट बन जाएगा। जबकि वेजरिंग में तो होती ही एक चीज है, बस वही इवेंट। यानी कि यहाँ पे जो सोल डिटरमिनिंग फैक्टर है, जो वाहिद फैक्टर है एग्रीमेंट का, वही वो इवेंट है जिसके ऊपर शर्त लगे। नहीं बात समझ आई? शर्त में सिर्फ एक इवेंट का जिक्र है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शायद एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें 15-16 कंडीशंस के साथ एक कंडीशन ये है कि अगर वो इवेंट हो गया तो मैं ये वाला काम सप्लाई कर दूंगा। तो हो सकता है ए ने बी को 10 तरह का सामान सप्लाई करना हो और 8 तरह का सामान पे कोई शर्त ना हो, और 2 सामानों पे उसने ये कहा हो कि ये 2 चीजें मैं सिर्फ तब सप्लाई कर सकूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया। इंटरेस्टिंग मजेदार सी कहानी है जी। एक काम करते हैं, चारों को दोबारा देख लेते हैं। वैलिडिटी, कंटिंजेंट, वैलिड और दूसरा वॉइड है, ये क्लियर है? इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, कंटिंजेंट में पार्टीज का असल इंटरेस्ट है उस इवेंट के होने ना होने में, उनका वाकई ही गहरा ताल्लुक है। वेजरिंग में उनका ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक वजह है कि उनके पैसे लगे हुए हैं, इस वजह से उन्हें लगता है उनका ताल्लुक उस इवेंट के साथ है, अदरवाइज उस इवेंट के होने ना होने से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ मतलब कंडीशन में से एक कंडीशन, जबकि वेजरिंग रिवॉल्व ही करता है उस इवेंट के गिर्द। यानी वेजरिंग में फकत वही एलिमेंट है, फकत। हमें पेन ने सपोर्ट नहीं किया, एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दी। ले जी, चलो। तो यहां पे अनसर्टेन इवेंट शर्तों में सिर्फ अनसर्टेन इवेंट की बात हो रही है, जबकि कंटिंजेंट में बहुत सारी चीजों में से एक चीज शायद वो अनसर्टेन इवेंट भी है। क्लियर? रेसिप्रोकल, कंटिंजेंट हमेशा रेसिप्रोकल होगा, उसमें हमेशा एक बंदे के जिम्मे कुछ होगा, दूसरे के जिम्मे भी कुछ होगा। शर्त वन साइडेड भी हो सकती है और टू साइडेड भी हो सकती है। कहानी समझ आई? तो 2-3 छोटे छोटे से आसान से रूल्स देखते हैं। हैंडआउट आपके सामने, आप फौरन से पढ़ना शुरू करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। ध्यान से, मेरी एग्जांपल बहुत ध्यान से सुननी है। ए ने बी से कहा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें माल सप्लाई कर दूंगा। सोच के बताएं ये कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? जब माल आ जाएगा तो वैलिड होगा। ये वॉइड कब होगा? जब माल नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? इसने तो टाइम ही नहीं बताया था ना। या तो रीजनेबल टाइम तक वापस ना आए, या बहरी जहाज जिस दिन डूब जाए। मैंने कहा अगर मेरा बहरी जहाज आएगा तो मैं माल सप्लाई करूंगा, वैलिड किस दिन होगा? जब माल आएगा। और अगर वो बहरी जहाज ही डूब जाए, उस इवेंट का होना ही नामुमकिन हो जाए। चले, अब मैं तारीख बीच में लेके आता हूँ। मैंने कहा 25 तारीख तक अगर माल आ गया तो मैं सप्लाई कर दूंगा। अब ये वैलिड किस दिन होगा? 25 से पहले पहले अगर माल आ गया तो ये वैलिड है। ये वॉइड कब होगा? या तो 25 गुजर गई और माल नहीं आया, या 25 से पीछे पीछे जहाज ही डूब गया। हाँ तो छा गए। रिवर्स कर देते हैं, अब डज नॉट हैपन पे जाते हैं। अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया तो मैं तुम्हें माल सप्लाई करूंगा। अब सोच के बताना है कि ये इवेंट वैलिड कब होगा? जब नहीं आएगा। टाइम तो उन्होंने बताया ही नहीं। यानी कि अब बहुत एक रीजनेबल टाइम गुजरने तक ना आया, या बहरी जहाज ही अगर डूब गया तो। बात समझ आ रही है? चले, मैं कहता हूं अगर 25 तारीख तक मेरा बहरी जहाज नहीं आया तो मैं तुम्हें माल सप्लाई कर दूंगा। अगर 25 तारीख तक मेरा माल ना आया
तो मैं तुम्हें सप्लाई कर दूंगा। तो 25 का वेट है, फिर वैलिड हो जाएगा। अच्छा 25 से पहले अगर डूब गया तो भी वैलिड है। जुमला क्या था, अगर मेरा बहरी जहाज ना आया 25 तक, तो या तो 25 गुजर जाए और बहरी जहाज ना आए, या बहरी जहाज डूब जाए, या तो दवाइयां ना ला सके, पता नहीं। ठीक है, अगर मैं दवाइयां लाने में कामयाब हो गया तो मैं दोबारा आके पाकिस्तान की अदालतों के हवाले कर दूंगा अपने आप को। पता नहीं आप तो तब कितनी सियासी बसीरत रखते हैं इस जुमले के अंदर। तो कहने का मतलब है कि कंटिंजेंट, तो ये तो सब आप बताते जा रहे हैं। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे कंटिंजेंट हो, वॉइड होना चाहिए, वॉइड अब इनिशियो होना चाहिए। फिर आप कहेंगे सारा चैप्टर पढ़ा दिया, तो मैं आखिरी टेबल की आखिरी रो नहीं पढ़ा रहा, नजर ना लगे आपको, लो जी हमने तो जुम्मे वाले दिन चैप्टर खत्म कर लिया। तो ये टेबल अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें ये सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं, ये यस नो करके इन्होंने इफ हैपन इफ नॉट हैपन इस तरह से करके आपको बताया। तो चैप्टर नंबर 5 जी ऑनलाइन हजरात, आपके पास जो हैंडआउट्स आए होंगे, पेज नंबर 54 है उस हैंडआउट पे, जो सबसे पहला पेज है, इसमें पेज के एंड पे एक टेबल दिया हुआ, उस टेबल की सबसे लास्ट रो है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। इसको छोड़ के बाकी पूरा चैप्टर हमारा इख्तिताम को पहुंचे। कितना मजा आएगा, चल इतना मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। सैटरडे ऑन हो रहा है तो कुछ तो मजा करना चाहिए हमें, कि हम अगला चैप्टर भी खत्म कर चुके होंगे और इन तीनों चैप्टर्स के पास पेपर्स भी डिस्कस कर चुके होंगे। तो फिर मंडे का टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए ना, उसमें नहीं घबराना, वो चैप्टर 3 का ही होगा। एक काम कर लेते हैं, 3 में से कुछ हमने टेस्ट कर लिया था, 3 से कंसिडरेशन ले लेते हैं और 5 को शामिल कर लेंगे। कितना शुगली है, इसमें से क्या सवाल बन जा रहा है? ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, जुम्मे वाला दिन है और हमने 2-3 मिनट ऊपर ले लिए। अल्लाह हाफिज।